ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई हम आज की वीडियो। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पूरा चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है और ध्यान से समझना, मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को सही से करोगे तभी आगे के चैप्टर थोड़ा कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। मतलब सिंपल इतना समझ लो, बाकी के आगे के चैप्टर्स इस चैप्टर पे थोड़ा डिपेंडेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना, ठीक। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो हमारा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता था, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते थे तो यानी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होता था। कभी हम थ्रो करते थे, कभी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल करता था, कभी ड्रॉप होता था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है। ठीक है, हमने मान लिया मोशन करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मोशन करता क्यों है, कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन क्यों करता है। ठीक है, तो यहां पर अब हमको पढ़ना है डायनामिक्स। तो क्या पढ़ना है हमको? डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था मोशन, और अब हम पढ़ रहे हैं मोशन होता क्यों है। तो डायनामिक्स में हमको पढ़ना होता है कॉज ऑफ मोशन। ठीक। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आप घर में आपको, कि मान लो मोशन होता क्यों है। तो अगर सिंपल समझे तो ये मार्कर है, अभी मेरे हाथ में, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे आ गया, यानी इसने मोशन किया। द क्वेश्चन इज वाई, इसने मोशन क्यों किया। जैसे ही मैंने इस मार्कर को छोड़ा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ। जब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ तो ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा। ग्रेविटी एक टाइप की, यानी वेट mg, तो एक टाइप का फोर्स है। तो मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली फोर्स। ठीक है, अब फोर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली फोर्स? फोर्स क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो हमारा फोर्स कहलाता है। ये मार्कर रखा है, इसको मैंने अपनी तरफ खींच लिया या इसको धक्का मार के अपने से दूर कर दिया, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड फोर्स। मतलब हम फोर्स की हेल्प से इसको पुश या पुल कर सकते हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल। अब ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं क्या क्या कर सकता है, तो इसको ध्यान से जो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। कोई बॉडी ओरिजिनली रेस्ट पर है, ये बॉडी ओरिजिनली रेस्ट पे थी, या मान लो ये रखा हुआ है, मैंने इसको धक्का मारा तो ये आगे बढ़ गई, तो ये बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। कैन चेंज अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, किसी मूविंग बॉडी को, मान लो ये मार्कर ऊपर से गिर रहा है, मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसको रोक लिया, तो मार्कर ऊपर से गिर रहा है, तो गिरते हुए मार्कर को इसने रोक लिया, तो यानी बॉडी को मोशन से रेस्ट पे ला सकता है। ठीक है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई मान लो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये गिर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से गिर रहा है, जब ये गिर रहा है रास्ते में तो मैं इस पर फोर्स लगा दूं तो पहले ये नीचे गिर रहा था लेकिन अब ये साइड में चला जाएगा, तो यानी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे ये गिर रहा है भाई, तो ऐसे गिरेगा, मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, ये इधर चला जाएगा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो भाई चेंज भी कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। कैन चेंज द शेप, इस ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा, जैसे आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो, रबर का ऑब्जेक्ट है, कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट, आप उसे, बॉल होती है, बॉल को, रबर की बॉल को ऐसे दबाओगे तो वो स्क्वीज हो जाएगी, तो यानी फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम फोर्स की वजह से कर सकते हैं। अब मेनली हमें यही चैप्टर थोड़ा स्टडी कर, ठीक। तो देखो, ये हम पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझ लो। अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by some external force, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, टू चेंज द स्टेट। सिंपल समझे, एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो उसी मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो, ठीक है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे सिंपल मान लेता हूं मैं, कोई एक ऐसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भाई ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे ताकि ये आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, फोर्स के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल का क्या मतलब है? एक्सटर्नल को थोड़ा ध्यान से देखो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने एक कार ले ली। अब कार में दो लोग बैठे हुए हैं, ये ए आगे, ड्राइव आगे वाला, और पीछे वाला जो है वो बी। ये ए है और ये है मान लो बी। ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको सोनू मान लो, मोनू मान लो, ये हमारा सोनू और ये हमारा मोनू। सोनू मोनू मान लिया। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्के वाली गाड़ी है, धक्का मार के स्टार्ट होती है, तो सोनू ने बोला मोनू से कि भाई धक्का मार दे। तो मोनू ने क्या किया, कार के अंदर बैठ के ही धक्का मार रहा है। तो जब वो कार के अंदर बैठ के ही धक्का मार रहा है तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज सिंस वो कार के अंदर बैठा हुआ है तो ये जो फोर्स उस पर लगा रहा है वो सिस्टम का पार्ट है, खुद उस कार के अंदर है,
तो यानी ये जो फोर्स उस पर लगा रहा है, ये कौन सी फोर्स हो गई? इंटरनल फोर्स हो गई। अगर इंटरनल फोर्स गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं सकती, यानी उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, तो स्टेट को चेंज करने के लिए कौन सी फोर्स जरूरी होती है? एक्सटर्नल। अब भाई ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, तो सोनू ने कहा कि भाई सही से मार, गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही। तो उसने क्या किया, सोनू आगे बैठा है, मोनू उतरा पीछे से और फिर अब यहां से धक्का मारने लगा। जैसे ही ये गाड़ी के बाहर आ गया तो ये इस गाड़ी के रिलेटिव ही एक्सटर्नल हो गया। अब ये एक्सटर्नल हो गया, अब ये गाड़ी पे जब धक्का लगाएगा एफ तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें किसी के स्टेट मोशन को कराने के लिए, मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सटर्नल। जब ये गाड़ी के अंदर था तो जो फोर्स लग रहा था वो इंटरनल था, जब ये गाड़ी के बाहर आ गया तब जो फोर्स लगा रहा है तो वो एक्सटर्नल है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज होगी और यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं। तो देखो अब हमें नया टॉपिक समझना है, एंड द न्यू टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जैसे सिंपल अगर हम वर्ड में ऐसे बात करें, जैसे मान लो कि सिंपल है, हम किसी घर में रह रहे हैं तो उस घर की हमें एक आदत सी पड़ जाती है, अगर उस तरीके से समझें तो उस घर की हमें एक आदत पड़ जाती है। फिर जब भी हम अपना घर, फ्लैट कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा मन करता है कि भाई यहाँ से ना जाएं, हमें उसकी एक आदत पड़ चुकी है। तो जब भी हम चेंज करते हैं तो हमारा जो बेसिक चीज है वो उसको रेजिस्ट करता है कि भाई ऐसा मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ऐसे ही जो बॉडी होती है वो एक स्टेट में है, अगर मान लो वो रेस्ट पे है तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो चाह रही है कि उसे मोशन मत कराओ। अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो चाह रही है कि वो मोशन में ही रहे। तो जब आप बॉडी की, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो रेजिस्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आप चाहो तो लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड, सिंपली कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर? अब इनर्शिया के दो तीन टाइप होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आपने 9th क्लास में बहुत पढ़ा होगा। सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लो आप बस में जा रहे हो, ठीक है भाई, बस में जा रहे हो और बस अभी रेस्ट पे है और आप ऐसे सीधे खड़े हुए हो, ऐसे सीधे खड़े हो, बस अचानक से चलने लगी। जब बस अचानक से चलने लगेगी तो आपके पैर जो है बस के कांटेक्ट में है, तो पैर, बस आगे बढ़ेगी तो पैर भी आगे बढ़ेंगे, बट आपकी पूरी बॉडी अभी भी कहाँ रहना चाहती है? वहीं पर रहना चाहती है। तो इसमें क्या होगा, जब बस अचानक से चलेगी तो हमारी बॉडी थोड़ी सी किधर की तरफ झुक जाती है? पीछे की तरफ। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये आप खड़े हो, जैसे ही बस चलेगी तो आपके पैर बस के कांटेक्ट में है तो ये आगे चले जाएंगे, तो रिलेट आपकी ऊपर की बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, तो आप ऐसे टिल्ट हो जाओगे पीछे की तरफ। ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर दूसरा और आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है भाई? सिंपल अगर समझें, इस बार मान लेते हैं जो कार है हमारी वो मूविंग है, पिछली बार जो कार बस थी हमारी वो रेस्ट पे थी, इस बार मूविंग है, मूव कर रही है। तो मान लो अगर वो मूव कर रही है तो खुद ही सोच के देखो, ये ऐसे मूव कर रही है, सडनली ब्रेक लगेंगे तो पैर जो है वो बस के कांटेक्ट में है, बस रुकेगी तो पैर भी रुक जाएंगे, लेकिन हमारी टॉप बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है, तो वो किधर की तरफ बेंड हो जाएगी? आगे की तरफ। तो बस जब सडनली ब्रेक मारती है तो हम किधर की तरफ बेंड हो जाते हैं? आगे की तरफ। ठीक है, तो यानी कि हम आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये इधर की फॉरवर्ड, पिछली बार हम बैकवर्ड लीन हुए थे। फिर थर्ड आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का अगर सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कोई कार है, वो सीधी आ रही है आपकी तरफ, लेकिन उसको मुड़ना है, उसको ऐसे राइट में टर्न लेना है, उसको ऐसे राइट में टर्न लेना है। जब उसको राइट में टर्न लेंगे तो जो पैर हैं वो बस के कांटेक्ट में है, तो पैर तो टर्न ले लेंगे, लेकिन आपकी टॉप मोस्ट बॉडी अभी भी वहीं रहेगी जहां पर है, रहना चाहेगी, तो इस तरीके से लीन हो जाएगी। तो आप अगर नोटिस करो तो ऐसे जा रही है, अगर लेफ्ट में टर्न, राइट में टर्न लेना है तो बॉडी लेफ्ट की तरफ लीन हो जाएगी। ठीक है, तो अब कभी भी नोटिस करना, आप स्कूल बस में जाते हुए कभी भी जब भी बस घूमती है तो हम हमेशा सेंटर से अवे झुक जाते हैं। ठीक है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसका ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये आप समझ जाओगे। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, हमें पता चल गया एक प्रॉपर्टी है जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है, बट हाउ इनर्शिया इज मेजर्ड, मेजर कैसे करेंगे इनर्शिया को? ठीक है, तो इसका इंपोर्ट देखना,
मान लो मेरे पास एक कार है और एक बहुत हैवी ट्रक है, बहुत हैवी। कार का मास 1000 kg और ट्रक का मास 10,000 kg। अब हम गए और हमने इस कार को धक्का लगाया, हम स्ट्रांग एकदम पावरफुल गए, धक्का लगाया, कार मूव कर गई। क्या कार ने रेजिस्ट किया? बिल्कुल किया। कार मूव करना नहीं चाहती थी लेकिन कार ने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी कार मूव कर गई। तो यानी कार का इनर्शिया था बट बहुत ज्यादा नहीं था। अब हम गए और हमने इस ट्रक को धक्का लगाया, बट ये ट्रक हिला भी नहीं बिल्कुल, यानी ट्रक का भी कुछ इनर्शिया है। अगर हम ट्रक को हिला भी नहीं पाए तो यार इसका मतलब ट्रक रेजिस्ट कितना कर रहा है? हमको बहुत ज्यादा कर रहा है। अगर ट्रक बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है यानी ट्रक का भी एक इनर्शिया है जो कि बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसको मूव करना आसान है तो यानी इसका इनर्शिया कम है, इसको मूव करना डिफिकल्ट है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। द क्वेश्चन इज ये इनर्शिया आया कहां से? डिफरेंस देखो इनके मास में। भाई जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा, और जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया क्या होता है? कम। तो याद रखना, ये चाहो तो नोट करके लिख देना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। सिंपल वर्ड्स में लिखें तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। एक चलो यहां तो हम कार और ट्रक रेस्ट में थे तो हम इनको मूव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज ये मूविंग हो, हमारी तरफ एक तेज बढ़ती हुई कार आ रही है तो हम उसे रोकना चाह रहे हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कम फोर्स में रुक जाएगी। लेकिन अगर एक हैवी ट्रक हमारी तरफ आ रहा होगा तो हमें उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है? ज्यादा। ठीक है दोस्तों यार, तो देखो अब ये, तो अब हमको पढ़ना है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मान लेते हैं कोई m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है p, इट इज डिनोटेड बाय mv। अब ध्यान से देखो, p mv वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? खुद ही बताओ, मास का कितना हो जाएगा? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और एसआई यूनिट है। अब सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप से डिनोट हो सकता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में भी डिफाइन होगा, वाई एक्सिस में भी डिफाइन होगा, जेड एक्सिस में भी डिफाइन होगा। तो अगर मैं मोमेंटम को लिखता हूं तो P इक्वल्स एम वी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर? तो आई विल राइट P इक्वल्स एम वी, P इक्वल्स एम वी एंड P इक्वल्स एम वी। लेकिन इसको ध्यान से समझना, अगर मैं एक्स एक्सिस का मोमेंटम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एम वी एक्स। क्लियर हो गया? यानी एक्स एक्सिस के मोमेंटम में जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ एक्स एक्सिस की होगी, पी वाई एक्सिस के मोमेंटम में जो वेलोसिटी होगी वो वाई एक्सिस की होगी, और जेड एक्सिस के मोमेंटम में जो वेलोसिटी होगी वो जेड एक्सिस की। क्लियर? ये सिंपल सा टर्म होता है, सिंपल लॉजिक होता है। मोमेंटम एम वी होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इसे क्लासिफाई कर सकते हो, एक्स एक्सिस सेपरेट, वाई एक्सिस सेपरेट एंड जेड एक्सिस सेपरेट। तो भाई ये देखो न्यूटन सेकेंड लॉ, ध्यान से समझना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कौन सा मोमेंटम? जो अभी हमने पी लिखा था वही लीनियर मोमेंटम होता है। ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, उस पर नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगी। ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी चीज का चेंज, जब किसी चीज का चेंज होता है, आपको बताया था पी मोमेंटम होता है तो इसके दो टाइप के चेंज हो सकते हैं, एक होता है डीपी स्मॉल चेंज, और एक हो सकता है डेल्टा पी। मैं दोनों लेके दिखा दूंगा, पहले मैं डीपी लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू चेंज कितना हो जाएगा? डीपी। लेकिन यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज, जब किसी चीज का रेट निकाला जाता है तो वो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? डीपी अपॉन डीटी। तो ये बोल रहा है सेकेंड लॉ कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डीपी बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैंने बोल दिया डीपी बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ। अब हम इससे डिराइव करके एक रिजल्ट और निकाल देते हैं। क्लियर? इसको समझना। अभी मैं इंस्टेंटेनियस वाला निकाल के दिखा रहा हूं, फिर मैं डेल्टा पी लेके भी निकाल के दिखा दूंगा।
तो मैं क्या करता हूं, एफ एक्सटर्नल, तो यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट आएगा के डीपी बाई डी टी। ठीक है भाई, कांस्टेंट। अब होता क्या है, आप यहां नोट डाल के लिख लेना, हम ये जो क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स कुछ इस तरीके से चूज करते हैं जिससे ये कांस्टेंट 1 आ जाता है। वी टेक द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज इन सच अ मैनर दैट द कांस्टेंट के कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट के है ये 1 आ जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स डीपी बाई डी टी। अब खुद ही सोचो, एफ एक्सटर्नल, अभी तो आपने डीपी लिखा था, व्हाट वाज पी, एमवी, तो डीएमवी बाई डी टी। ध्यान से देखना, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स, मास तो बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो मास डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी। कुछ याद आया? डीवी बाई डी टी क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था भाई हमारा, डीवी बाई डी टी होता था। तो एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूं मैं, एम इंटू ए। तो ये हमारी, याद रखना बेसिक स्टेटमेंट ये है, बट उसका जो रिजल्ट निकल के आया सेकंड का वो ये है। दिस वाज द बेसिक स्टेटमेंट एंड दिस इज द रिजल्ट। क्लियर? तो ये अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ को अगर मैं अप्लाई करूं तो वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, फोर्स एक वेक्टर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरा बेसिक स्टेटमेंट क्या था, एफ एक्सटर्नल वाज डीपी बाई डी टी। ठीक है, ये था स्टेटमेंट हमारा। फिर एक और चीज भी तो लिखी थी हमने, एफ इक्वल्स एम ए, ये भी तो स्टेटमेंट आया था हमारा। तो दोनों ही हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ थे, ये बेसिक था और ये इसका रिजल्ट निकल गया। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में अप्लाई करना चाहूं, एक्स एक्सिस में, और इसको वाई एक्सिस में अप्लाई करना चाहूं, या फिर मैं जेड में भी कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट बदल के हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स डीपी बाई डी टी। तो ये जो फोर्स होनी चाहिए वो किस एक्सिस की होनी चाहिए, एक्स एक्सिस की, और ये जो मोमेंटम चेंज होना चाहिए वो भी किस एक्सिस का होना चाहिए, इस एक्सिस का। क्लियर? तो यहां पर ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैं आपसे अगर बोलूं एफ इक्वल्स, सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई करूं, एफ इक्वल्स एम ए, तो एफ इक्वल्स एम ए भी आ जाएगा। ये फोर्स किस एक्सिस की होगी, एक्स एक्सिस की, याद रखना, और ये एक्सेलरेशन भी किस एक्सिस का होगा, एक्स एक्सिस का। फिर एक और चीज बताई थी आपको, मैं ये भी तो लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स डीपी की जगह डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। याद आया कुछ? यानी ये तीनों ही न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, डिपेंड करता है, यहां डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो रहा है, यहां डेल्टा इन्वॉल्व हो रहा है, और यहां एफ इक्वल टू एम ए आ रहा है। तो जब मैं ये जनरल इक्वेशन को एक्स एक्सिस में अप्लाई करूंगा, तो पहली इक्वेशन ये इस तरीके से लिख ली, यानी एक्स एक्सिस की फोर्स, एक्स एक्सिस का मोमेंटम, एक्स एक्सिस की फोर्स तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन, और तीसरी इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है, तो एफ एक्सटर्नल यानी एक्स एक्सिस का, तो उसको भी क्या लिख दूंगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी किस एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। कोई डाउट भाई? अब इसी तीन इक्वेशन को अगर मैं वाई एक्सिस में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस। पहली बीच वाली इक्वेशन लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी टी, किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के। ठीक है भाई, वाई एक्सिस के अलोंग लिख दिया मैंने। फिर अगर मैं इक्वेशन देखूं एफ एक्सटर्नल, ठीक है, वाई एक्सिस, इट इज इक्वल टू एम ए अलोंग वाई एक्सिस, ये लिख दूंगा भाई मैं। फिर इधर वाली इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये वाली भी लिख दूंगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो सिंपल ये है कि जो भी आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, तीनों इक्वेशन याद रखना, और एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे, जो भी हमारी इक्वेशन बननी होगी उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई। ठीक है, ये एक ही छोटा सा रिजल्ट और देखो, अभी हमने लिखा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स डीपी बाई डी टी, ये लिखा था। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं सिंपल लिखूं तो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करके मैं फोर्स निकाल सकता हूं, लेकिन डिफरेंशिएशन ग्राफिकली हमें कुछ और भी देता था, याद करो, डिफरेंशिएशन हमको स्लोप देता था। तो यानी कि ये हमको क्या दे रहा है, स्लोप, स्लोप ऑफ विच ग्राफ, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पर भी मोमेंटम का ग्राफ गिवन होगा, जैसे कि एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यहां से चीज ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रही है। मान लेते हैं ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 4 है, तो मुझे इस पॉइंट पर फोर्स निकालनी है, मान लो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर।
तो भाई ये मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है, इस पॉइंट को एक्स मान लेता हूं, इस पॉइंट पे फोर्स निकालनी है, तो मुझे ग्राफ से निकालनी है, तो अभी मैंने देखा फोर्स किसके बराबर है, स्लोप के, तो यहाँ पे मैं फोर्स निकाल दूंगा, फोर्स एट पॉइंट एक्स, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो नहीं आ जाएगा 4/2 यानी 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्लियर। मुझे अगर इस पॉइंट पे फोर्स निकालनी पड़ेगी वाई पर, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि फोर्स कितनी आ रही है, 0, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी आ जाएगी, 0, यानी यहाँ पे फोर्स कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पर, 0। सिंपल है कि अगर आपको मोमेंटम और टाइम के ग्राफ की अगर आप स्लोप निकाल दोगे देन यू विल गेट द फोर्स। तो देखो अब हमको समझना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखी थी, याद है कुछ? क्लियर। डेल्टा पी को चाहो तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी लिख सकता हूं। अगर ये क्या प्रिंसिपल बोलता है, इफ एफ एक्सटर्नल 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 0। याद करो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 0। एफ एक्सटर्नल 0 है तो डेल्टा पी 0। अब ये डेल्टा पी होता क्या है, डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल मोमेंटम किस मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, फाइनल। जब कोई इनिशियल चीज किसी फाइनल के बराबर होती है तो हम बोलते हैं कि वो चीज कंजर्व है, तो इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब ये मोमेंटम कंजर्व हुआ क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल मतलब होता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, और ये होता क्यों है, ये लिखा हुआ है, यानी जब किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, यानी पी आई इक्वल्स पी एफ लिख देंगे हम, वो मोमेंटम कंजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक गन का एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम एक गन ले लेते हैं, ये मान लो एक गन है, ये गन का मास मान लेता हूं मैं, कैपिटल एम मास लिख दे रहा हूं इसका, 1 kg, और इसके अंदर एक बुलेट है, बुलेट का मास है 100 ग्राम मान लेता हूं मैं, ठीक है भाई, ये बुलेट का मास है 100 ग्राम। अब क्या हुआ, गन से बुलेट फायर हुई, तो जैसे ही गन से बुलेट फायर हुई तो गन जो है वो थोड़ा पीछे जाना चाहेगी। अच्छा, हम गन को पकड़े नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है जब हम गन को पकड़े होते हैं तो हम बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है तो गन कहां जाना चाहती है, पीछे। बट सिंस हम गन को पकड़े होते हैं तो वो पीछे जा नहीं पाती, तो अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि गन को कोई पकड़े नहीं है, हम रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं, गन बुलेट जा रही है तो गन पीछे जा रही है, ठीक। तो जैसे ही ये फायर हुई तो इसकी सिचुएशन को देख रहा हूं, ये इनिशियल सिचुएशन है, ध्यान से समझना, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है फायर होने से पहले। जैसे ही बुलेट फायर होगी, जैसे ही बुलेट फायर होगी तो इसका मतलब क्या होगा, बुलेट पे एक फोर्स आगे की तरफ लगेगा F, गन पे एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा F, और थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि गन थोड़ा पीछे जा चुकी है और बुलेट थोड़ा आगे जा चुकी है। ऐसे मान लेता हूं मैं कि बुलेट की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको गन की स्पीड निकालनी है कि गन किस स्पीड से जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बुलेट गन है 1 kg की, उसके अंदर बुलेट है 100 ग्राम की, तो आपने गन से फायर किया तो बुलेट पे एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा, गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो बुलेट की स्पीड आपको दे रखी है, बुलेट का मास भी आपको गिवन था 100 ग्राम, और इसका मास कितना गिवन था, गन का 1 kg। तो आपको बताना कि गन किस स्पीड से पीछे। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या है। देखो इसको ध्यान से, सबसे पहले मैं अपना सिस्टम चूज करता हूं कि मेरा सिस्टम कौन है, तो बताओ भाई मेरा सिस्टम कौन है। तो सिस्टम मेरा है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा सिस्टम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूं कि मैंने बुलेट को अपना सिस्टम माना, बुलेट को, तो बुलेट पे आगे फोर्स लग रही है, केवल बुलेट की बात किसकी हो रही है, केवल बुलेट की, तो बुलेट पे तो आगे फोर्स लग रही है, तो बुलेट पर अगर आगे फोर्स लग रही है तो बुलेट पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो क्या बुलेट का मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं होगा, तो बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अब मैं गन को अपना सिस्टम मान लेता हूं, तो गन पे किधर फोर्स लग रही है,
केवल गन की बात हो रही है, केवल गन, बुलेट की नहीं, केवल गन। तो गन पे किधर फोर्स लग रही है, पीछे की तरफ एफ, तो गन पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है। तो गन, क्या गन का मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं होगा। तो यानी कि अगर मैं गन को अलग सिस्टम मानता हूं, बुलेट को अलग सॉल्व करता हूं, तो दोनों का मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों पे नेट फोर्स 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना सिस्टम गन प्लस बुलेट को मान लूं, गन प्लस बुलेट दोनों को अपना सिस्टम मान लूं, तो अगर मैं गन प्लस बुलेट दोनों को मानूंगा तो मुझे दोनों पे ध्यान देना होगा। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, तो भाई हुआ क्या, गन, बुलेट पे आगे फोर्स लगी, गन पे पीछे। अब ये दोनों मेरे सिस्टम है ना, दोनों, तो एक पे आगे फोर्स लगी, एक पे पीछे फोर्स लगी, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। देखो फिर से बोल रहा हूं, अकेले बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, अकेले गन का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बट जब मैं गन प्लस बुलेट की बात करता हूं तो मोमेंटम कंजर्व है। क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो यानी मुझे सिस्टम किसको लेना चाहिए? गन प्लस बुलेट, ये मेरे सिस्टम हो गए। जब मैंने गन प्लस बुलेट को सिस्टम लिया तो मेरा नेट फोर्स कितना हो गया भाई? 0 हो गया। तो इसका मतलब कि मेरा मोमेंटम कंजर्व है, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम मेरा फाइनल मोमेंटम के बराबर है। अब इनिशियल क्या होता है? फायर करने से पहले ये है इनिशियल, और ये फायर हो गया, ये फायर करने के बाद ये है फाइनल। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल आई और ये फाइनल है। तो इनिशियल दोनों की बात हो रही है, इनिशियली ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम कैपिटल M इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू 0, दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था। फाइनल क्या हो रहा है? बुलेट आगे जा रही है, गन पता नहीं कहां जा रही है, गन पीछे जाएगी वैसे हमें पता है, लेकिन जो चीज अननोन होती है उसके साइन को कंसिडर मत किया करो। जो चीज अननोन होती है उसके साइन को कंसिडर मत किया करो, क्योंकि अगर कोई चीज पीछे जा रही है, आपने ऑलरेडी उसे नेगेटिव मान लिया, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो मैं इसको अननोन के साइन को कंसिडर नहीं करूंगा। तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू 0, m इंटू 0, ये इनिशियल है, ये फाइनल। फाइनल पे आ जाते हैं। बुलेट का मास कितना है? 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करो 0.1। स्पीड कितनी है? 100। ये गन का, बुलेट का मोमेंटम हो गया। गन के बारे में, गन का मास कितना है? 1। स्पीड कितनी है? v। मैंने माइनस v नहीं लिया है, ध्यान देना, क्योंकि v अननोन है और अननोन के साइन को हम कंसिडर नहीं करते। तो ये पूरा 0 हो गया, और ये कितना हो गया? 10 हो गया, प्लस 1 इंटू वी हो गया, v हो गया। तो v को हमने सॉल्व किया तो -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो गन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाएगी। क्लियर? तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो अब हमें समझना है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या है? अगर हम सिंपल लॉजिक समझें कि जब हम जैसे दीवार में कील ठोकते हैं, तो मान लो ये दीवार में हथौड़े से कील ठोक रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं? हथौड़े से एकदम फोर्स लगाते हैं और हटा लेते हैं, लगाते हैं और हटा लेते हैं, यानी कि एक बहुत तेज फोर्स लगाते हैं, उसको बहुत कम टाइम के लिए टच कराते हैं, फिर हटा लेते हैं। तो सिंपल, अगर किसी लार्ज फोर्स को अगर आप बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए लगाते हो, तो दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। सो इम्पल्सिव फोर्स मींस लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक, ये हो गया। किसी भी चीज को जैसे जैसे कोई रस्सी है, उसे लूज कर लो, फिर रस्सी को आप सडनली एकदम टाइट कर दो, तो रस्सी सडनली टाइट हो जाएगी, तो यानी रस्सी की जो टेंशन फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगी। क्लियर? तो सिंपल अगर देखें तो लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो फोर्स वर्सेस टाइम, तो फोर्स एकदम बढ़ेगा और फिर कम हो गया, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये हमारा हो गया इम्पल्स, इसको हम डिनोट करते हैं जे वेक्टर से, तो ये हो गया हमारा जे वेक्टर। अब ये इम्पल्स होता क्या है? तो इम्पल्स इज सिंपली डिनोटेड बाय लार्ज फोर्स एफ, टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है तो हम उसको dt लिख देंगे, और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज अवर इम्पल्स। इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल हो जाता है? डेल्टा पी के। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम के, जिसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख सकता हूं। अच्छा, और अगर फर्दर लिखूं तो J इक्वल्स एफ डी टी इक्वल्स डेल्टा पी इक्वल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्लियर? अब एक चीज और समझ लो कि ये इंटीग्रेशन एफ डी टी से आ रहा है, और इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली हमको क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो बेसिकली इंपल्स एरिया से भी निकल सकता है, तो एरिया अंडर विच ग्राफ? एफ और टी, तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। क्लियर है भाई?
तो ये पूरा हमारा हो गया भाई इम्पल्स। तो इसको याद रखना, अगर ये इक्वेशन यूज करनी है तो हमें फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मोमेंटम चेंज से निकाल सकते हैं, और अगर हमें क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा तो हम इससे निकालेंगे। क्लियर? तो ये जो एरिया है इसके अंदर का, ये हमको क्या दे रहा है? इम्पल्स दे रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो इंपॉर्टेंट, सिंस इम्पल्स वेक्टर इक्वेशन है तो यानी ये एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, जेड एक्सिस में अलग होगी। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में सेपरेट करना चाहूं तो एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इम्पल्स किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी टी, जिसको फर्दर मैं डेल्टा पी लिख सकता हूं, लेकिन वो एक्स एक्सिस में। क्लियर? तो ये हो गया, यानी एक्स एक्सिस में अलग कर दिया। अगर मैं वाई एक्सिस में लिखना चाहूं तो जे वाई इम्पल्स ऑफ वाई एक्सिस एफ वाई डी टी, यानी लिख दिया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो ये भाई हमारा ये। क्लियर भाई? सो दिस इज इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज इम्पल्स अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? तो इस पर क्वेश्चन क्या? तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अ रबर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर से बॉल फॉल करती है, एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, ऐसे अगर मैं फिगर आपको बनाऊं तो एक मैंने ये ग्राउंड मान लिया, एक रबर की बॉल है, वो 20 मीटर से गिरती है ऊपर से। ठीक है, इसका मास दे रखा है 100 ग्राम। सारी चीजें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यानी 0.1 केजी। ये बॉल ऐसे गिरती है, ग्राउंड से टकराती है, और टकराने के बाद रिबाउंड करती है, मतलब ऊपर उछलती है वापस। तो जब ये ऊपर उछलती है तो वापस कितने मीटर ऊपर जाती है? 5 मीटर, यहाँ तक जाती है। क्लियर? एक रबर बॉल है, इसका मास इतना है, गिरती है 20 मीटर से, टकराती है, फिर वापस 5 मीटर उछलती है। फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। तो बॉल जब आई, टकराई और इतना ऊपर उछल गई। ठीक है, तो अब हमें इम्पल्स बताना है बॉल और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं बॉल का। तो बॉल जो है वो यहां टकरा रही है ग्राउंड से, तो ये टकराने से पहले की बात है, तो इसको हम बोल देंगे इनिशियल, और टकराने के बाद तो हम इसको बोल देंगे फाइनल। क्लियर? यहां पर जो वेलोसिटी होगी बॉल की, वो टकराने से पहले की वेलोसिटी तो वी इनिशियल, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी बॉल की वो टकराने के बाद की वेलोसिटी है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? वी फाइनल। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, इसको पॉइंट ए बोल दिया मैंने, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया। तो मैं क्या करता हूं, ये टकराने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन को ए टू बी सॉल्व करता हूं, ए टू बी। क्लियर? तो ए टू बी, तो फॉर्मूला लगा देता हूं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। बॉल यहां से गिरी है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो वी आई स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, वी आई स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू एक्सलेशन कितना है, यहां मान लेता हूं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपको गिवन है 10, तो जी इक्वल्स 10। नीचे की तरफ है तो -10, तो 2 इंटू एक्सलेशन -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ आया है -20। तो वी आई ये स्क्वायर है, तो वी आई स्क्वायर कितना आ गया? 400। तो वी आई कितना आ गया आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल जब ग्राउंड से टकराई तो उससे पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, हमने निकाल दी। अब टकराने के बाद ये टकरा गई तो ये फाइनल वेलोसिटी। अब हम कंसिडर करते हैं C2D। तो जब मैं C2D कंसिडर करूंगा तो फिर से लगाऊंगा वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ध्यान देना, जब वो C2D जाएगी तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ वाली वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल। तो अब मैं C2D कर रहा हूँ, तो अब वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vf स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन कितना है? -g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। ये क्लियर हो गया? तो vf स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। तो इससे हमारा vf आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो vi जो है, vi जो हमने सॉल्व किया है, सिंस vi नीचे की तरफ है ना, टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ थी, तो vi को हमें 20 ना लिख के क्या लिखना चाहिए? -20, क्योंकि टकराने से पहले माइनस नीचे की तरफ थी, और ये टकराने के बाद ऊपर की तरफ है, तो इसका मैंने क्या लिखा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने से पहले की वेलोसिटी -20, क्योंकि नीचे की तरफ है, टकराने के बाद 10। तो मुझको अब इम्पल्स निकालना है। अब इम्पल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? J इक्वल्स डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? बॉल के लिए। क्लियर? तो अब अगर मैं J निकालता हूं तो y एक्सिस में, ठीक है, सारा कुछ y एक्सिस में हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम बताओ, mvf माइनस mvi,
ये हो जाएगा। मास m को कॉमन ले लेता हूं मैं, vf माइनस vi, ये ले लेता हूं, तो j इक्वल्स कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा भाई आपका 0.1, ये लिखा हुआ है मास आपका। फाइनल वेलोसिटी कितनी है टकराने के बाद 10, और इनिशियल कितनी थी भाई -20, याद रखना इनिशियल कितनी थी -20, तो मैंने क्या लिखा 10 माइनस ऑफ -20, इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूं 10 माइनस -20, तो j कितना आ गया 0.1 इंटू 30, ठीक है। तो j आपका जो है इम्पल्स जो है वो आपका निकल के आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका j आ गया। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट आ गया फाइंड द इम्पल्स। एक चीज ध्यान देखो, ये जो j आपका निकल के आया है ये बॉल के ऊपर इम्पल्स आ गया। मान लो यहीं पर, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये देखो ये हटा दिया हमने। अब j इतना आ गया, ये मैंने j किसके ऊपर निकाला हुआ है, बॉल के ऊपर। मान लो वही j ग्राउंड के ऊपर पूछ ले तो बॉल के ऊपर किधर फोर्स इंपल्स किधर लगा है, ऊपर की तरफ, तो ग्राउंड के ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ से इंपल्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ऑन ग्राउंड अगर पूछ ले क्वेश्चन में वो ऑन ग्राउंड, तो इंपल्स ऑन ग्राउंड कितना आंसर करोगे, -3 kg मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना। सिंपल, हमने जो कैलकुलेशन की है वो बॉल पे की हुई है, लेकिन अगर वो ग्राउंड पे पूछ ले तो हमको कुछ नया नहीं करना, उसी का माइनस करके आंसर कर देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा हो गया, इंपल्स हमारी आ गई। नेक्स्ट हमको निकालना है एवरेज फोर्स। अब एवरेज फोर्स का अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है। एवरेज फोर्स क्या होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्वेश्चन इज डेल्टा पी क्या होता है, हमारा जे होता है। डेल्टा पी को अभी हमने लिखा था जे, तो जे इक्वल डेल्टा पी होता है अपॉन डेल्टा टी कर दूंगा मैं। तो जब मैं फोर्स निकालूंगा, जे कितना आया अभी निकल के हमारा 3, और इंपल्स टाइम कितना आया 0.1, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा 30 न्यूटन। तो यानी जो बॉल है वो उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, 30 न्यूटन। ध्यान देना, बॉल जब टकराई होगी तो बॉल पे किधर फोर्स लगी होगी, ऊपर की तरफ, तो बॉल का आंसर कितना आ रहा है 30 न्यूटन। तो ग्राउंड पे किधर फोर्स लगी होगी, बॉल ने ग्राउंड पे किधर फोर्स लगाई होगी, नीचे। तो अगर ऑन ग्राउंड पूछ लिया जाए कि भाई ग्राउंड पे क्या फोर्स लगेगी, तो इट विल बी -30 न्यूटन। ये कहां की लिख रहा हूं, ग्राउंड की। यानी अगर मैंने बॉल की फोर्स निकाल दी तो मैं ग्राउंड की फोर्स बता सकता हूं, क्योंकि वो उसकी इक्वल और अपोजिट होगी। तो ये बॉल का है, ये ग्राउंड का है, ये बॉल की इंपल्स है, ये ग्राउंड की इंपल्स, ठीक है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक दीवार है, एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम का है, 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल आती है, इस दीवार से टकराती है 30 डिग्री एंगल पर, और 30 डिग्री एंगल पर ही वापस 20 मीटर पर सेकंड से चली जाती है, ठीक। बॉल आई, दीवार से टकराई, चली गई। अब इस केस में आपको फाइंड जे एक्स एंड जे वाई, इंपल्स निकालना है। एक्स मतलब इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस और इंपल्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। फोर्स निकालनी है इफ कांटेक्ट टाइम इज दिस, इस बॉल पर कितनी फोर्स लगी वो भी निकालनी है, और कांटेक्ट टाइम आपको दे रखा है 0.1 सेकंड, ठीक। तो सिंपल है, बॉल आई, दीवार से टकराई, चली गई। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो कि भाई हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन जो है इट इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस, इट इज अलोंग बोथ एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लूंगा और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ले लूंगा, क्लियर। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की तरफ भी नहीं है, वाई एक्सिस की तरफ भी नहीं है, तो मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। जो वेक्टर एक्स वाई के अलोंग नहीं होता हम उसके कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक कंपोनेंट इधर करूंगा, एक कंपोनेंट इधर आकर, ये 30 डिग्री एंगल है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 30, और ये नीचे वाला कंपोनेंट 20 sin 30, क्लियर भाई, ये आ गया। अब यहां पर भी ले लेता हूं, टकराने के बाद इधर जा रहा है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 20 का एक कंपोनेंट कितना आएगा 20 cos 30, और नीचे कंपोनेंट कितना आएगा 20 sin 30। हो गया भाई काम हमारा। ये टकराने के पहले की सिचुएशन है, ये टकराने के बाद की सिचुएशन है। तो पहले मैं एक्स एक्सिस में सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं वाई एक्सिस में सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में सॉल्व कर रहा हूं भाई, एक्स एक्सिस। तो इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डेल्टा पी अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर हो गया भाई। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल इंपल्स माइनस इनिशियल इंपल्स। लेकिन किस एक्सिस की बात हो रही है, याद रखना एक्स एक्सिस की, याद रखना एक्स एक्सिस की। तो हमको केवल एक्स एक्सिस से ही वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग
एक्स एक्सिस, ये याद रहेगा भाई, m इंटू वी। तो जे एक्स विल बी, मास कॉमन ले लिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये लिख दिया मैंने। तो अब इसको आप लिख दो, खुद समझ आ जाएगा। मास कितना गिवन है भाई 0.1, क्योंकि 100 ग्राम है तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया, तो 0.1 केजी हो गया। ध्यान देना, ये इनिशियल सिचुएशन है टकराने के पहले की, और ये टकराने के बाद की सिचुएशन है फाइनल। तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी ये रही, और एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी ये रही। इसको थोड़ा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 20 cos 30 है, यानी 20 इंटू रूट 3/2, तो इट विल बी 10 रूट 3। ठीक है भाई, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट इज ऑल्सो 20 इंटू रूट 3/2, तो इट इज ऑल्सो 10 रूट 3, यानी टकराने से पहले वेलोसिटी है 10 रूट 3 और टकराने के बाद है 10 रूट 3, लेकिन इधर की तरफ है, याद रखना इधर की तरफ। तो मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा और इसको भी माइनस बोलूंगा, इसको भी माइनस बोलूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी माइनस 10 रूट 3, माइनस इनिशियल कितनी है भाई 10 रूट 3, तो जे एक्स कितना आ गया माइनस 20 रूट 3, यानी 2 रूट 3 आ जाएगा आंसर, माइनस 2 रूट 3 केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये मेरा आंसर आ गया आई कैप। ये लगा, ये इंपल्स लग गया। ये इंपल्स किस पे लगा है, बॉल पर, जो बॉल टकराई है। अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछ ले दीवार पर कितना लगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट करना है, क्योंकि जितना बॉल पे लगा है दीवार पर उसका इक्वल और अपोजिट लगा होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 3 आई कैप, माइनस हट जाएगा। ये जो इंपल्स आया ये एक्स एक्सिस का आया है। क्लियर, अब मैं आ जाऊं अगर वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में थोड़ा ध्यान से देखो। वाई एक्सिस में सेम फॉर्मूला लगाऊंगा वाई एक्सिस में, तो जे वाई इक्वल्स डेल्टा पी वाई, तो जे वाई इक्वल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, लेकिन इस बार किस एक्सिस की बात हो रही है, याद रखना वाई एक्सिस की। तो जे वाई इक्वल्स एम इंटू वी फाइनल अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस वी इनिशियल अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये मैंने लिख दिया, कॉमन ले लिया। अब वाई एक्सिस पे थोड़ा ध्यान दो, मास की वैल्यू डाल देता हूं 0.1, वाई एक्सिस पे ध्यान दो, ये रही वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, नीचे की तरफ है तो माइनस लिख दूं, और 20 साइन 30, साइन 30 हाफ होता है, तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी -10 टकराने से पहले, और जब नीचे टकरा के जा रही है तो भी नीचे की तरफ है, तो फिर से नीचे की तरफ है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा फिर से -10। तो पहले भी -10 थी, अभी भी -10 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -10 सॉरी -10, ये -10 आ गया, माइनस बीच का है और अंदर आएगा -10, तो जे वाई कितना आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि -10 + 10 कितना हो जाएगा 0, यानी वाई एक्सिस में कोई भी इंपल्स नहीं लगा है, जो भी इंपल्स लगा है वो केवल एक्स एक्सिस में लगा है, वाई एक्सिस में कोई इंपल्स नहीं लगा। क्लियर, तो अगर मैं नेट इंपल्स लिखता हूं तो जे इक्वल्स ओनली -2 रूट 3 आई कैप, ये आ जाएगा मेरा इंपल्स, आ गया। अब मुझको फोर्स भी निकालनी है, तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला, अगर ये जे केवल एक्स एक्सिस की तरफ लगा, आई कैप लगा ना इसलिए, तो फोर्स भी एक्स एक्सिस, फोर्स इक्वल्स क्या होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं जे अपॉन डेल्टा टी, ये याद आया ना, डेल्टा पी को जे लिख दूंगा, तो जे कितना है हमारा -2 रूट 3 अपॉन 0.1, तो फोर्स किधर आया भाई -20 रूट 3 न्यूटन। अब ये इंपल्स आपकी आई कैप की तरफ थी, तो यहां पर भी आई कैप लगेगा, तो फोर्स भी किस एक्सिस की तरफ आ जाएगी, आई कैप की तरफ। तो याद रखा, जी एक्सिस में इंपल्स इतनी आई है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कोई इंपल्स नहीं आई। जब आपको इंपल्स मिल गई टोटल, तो जब आपको इंपल्स मिली टोटल वो एक्स एक्सिस के अलोंग निकली, तो फोर्स भी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग ही निकलेगी, तो ये हमारी नेट फोर्स है। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज गिवन इन द फिगर, ये फिगर है मतलब ग्राफ में गिवन है, एक पार्टिकल इसका मास 1 kg है, उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो ये उसका फिगर गिवन है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, फाइंड उसकी फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है और एवरेज फोर्स निकालनी है 0 से 6 सेकंड के बीच में, 0 से 6 सेकंड, यहाँ पे मिस टाइप 6 सेकंड होगा यार, तो ये हमें निकालना। तो अब देखो कैसे निकालें, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, फोर्स और टाइम का ग्राफ हमको कुछ देता है। इंपल्स पे वापस जाओ, जे इक्वल्स क्या लिखा था हमने, एफ डी टी लिखा था, एफ डी टी को क्या लिखा था डेल्टा पी लिखा था, जिसको फर्दर क्या लिखा था एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये लिखा था भाई।
याद आया? तो यानी अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे इंपल्स मिल जाएगा, और जो इंपल्स होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा पी के। क्लियर? तो पहले मैं जे निकाल देता हूं। इंपल्स, इंपल्स कहां से आएगा? एरिया के बराबर, और एरिया किसके बराबर होगा? डेल्टा पी के। क्लियर? और एरिया भी किस ग्राफ का? फोर्स टाइम ग्राफ का। तो मुझे फोर्स टाइम ग्राफ दिख रहा है, तो एरिया निकाल देता हूं मैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड 6 है, तो 2 + 6 इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट? 10 इक्वल्स। अब डेल्टा पी लिखा जाएगा। डेल्टा पी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एम वी माइनस एम यू। क्लियर भाई? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 5 आ गया, 8, 40 आ गया। मास आपको गिवन है 1 इंटू वी माइनस 1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, आपको ये गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी 2। तो इससे मेरा v कितना आ गया? 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मेरा फाइनल। क्लियर भाई? तो ये आ गया मेरा आंसर। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे एक और चीज पूछी है कि भाई एवरेज फोर्स बताओ। तो एवरेज फोर्स क्या करेंगे हम? एफ एवरेज। अब आप कहोगे एफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखते थे, एफ एवरेज को हम क्या लिखेंगे? याद आया? न्यूटन सेकेंड लॉ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा पी क्या है जो अभी हमने निकाला हुआ है? जे अपॉन डेल्टा टी। और जे अभी हमने कहां से निकाला है? जे मतलब एरिया, जो ये निकला हुआ था। तो ये कितना निकला था? 40। तो 40 अपॉन टाइम कितना दे रखा है? उसने खुद दे रखा है कि 0 से 6 सेकेंड। तो एफ एवरेज कितना आ गया भाई? 20/3 न्यूटन। तो इतनी एवरेज फोर्स पार्टिकल पर लग रही है। ये ठीक है? तो हमने इस फॉर्मूले से किया। और तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग अ हैवी रेन, बहुत तेज बारिश हो रही है। हेल स्टॉर्म्स, ओले मतलब हेल स्टॉर्म्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, उनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, फॉल्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं। सपोज 2000 हेल स्टॉर्म्स, 200 ओले, स्ट्राइक, ध्यान से सुनना, स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर। एवरी स्क्वायर मतलब मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर में 2000 हेल स्टोन्स गिर रहे हैं। ऑफ 10 मीटर इंटू 10 मीटर रूफ, छत है जो 10/10 मीटर की है, एरिया उसका 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ भी 10 मीटर। परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड, यानी टाइम कितना लग रहा है इसमें? 1 सेकेंड। सिंपल लॉजिक समझना है तो यही ध्यान दे दो 2-3 चीजों को। 1 सेकेंड के अंदर और 1 मीटर स्क्वायर में 2000 हेल स्टॉर्म्स गिर रहे हैं, 2000 ओले गिर रहे हैं। जिस छत पर वो गिर रहे हैं उसका एरिया ये दे रखा है। एंड अज्यूम दैट हेल स्टॉर्म्स डू नॉट रीबाउंड, यानी जब वो गिरते हैं छत पर तो टकरा के वापस ऊपर नहीं जाते, वहीं पर रह जाते हैं, यानी रिबाउंड नहीं कर रहे। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग हेल स्टोन्स ऑन द रूफ। और जो हेल स्टॉर्म्स हैं, जो ओले हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो 900 kg पर मीटर क्यूब है। क्लियर? तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं। तो अब हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो ध्यान से देखो, एक हमें आइडिया मिलता है F इक्वल्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो मैं साइड में एक आइडिया है, इसे हटा दूंगा, अभी पहले लिख देता हूं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मतलब क्वेश्चन इस टाइम की तो यहीं की बात ही नहीं की है, लेकिन उसने एक बोला है ना 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, तो टाइम हम ऑटोमेटिकली कितना ले लेंगे? 1 सेकेंड। ध्यान से ना, टाइम 1 सेकेंड है, तो मैं टाइम कितना ले लेता हूं? 1 सेकेंड। और एरिया की भी उसने बात की है कि एवरी स्क्वायर मीटर, टाइम 1 सेकेंड है और जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो कितने स्टॉर्म्स गिर रहे हैं? 2000 हेल स्टॉर्म्स गिर रहे हैं, 2000 ओले गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। बट एक्चुअल में एरिया इतना नहीं है, एक्चुअल में एरिया ज्यादा है, तो वो हमें बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चन क्या करते हैं, एक छत बना लेते हैं। ये छत जो है वो 10/10 की है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ये कोई एक ओला मान लिया, गिरता है, इनिशियल स्पीड 0, यहां से आता है, टकराता है, कितनी स्पीड से आता है? टकराता है 20 मीटर पर सेकेंड। और इसमें दे रखा है टकराने के बाद कहीं जाता नहीं है, तो यानी टकराने की इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और लौट के अगर कहीं नहीं जा रहा तो फाइनल स्पीड कितनी है टकराने के बाद? 0। तो मैं एक हेल स्टॉर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, 1 हेल स्टॉर्म। तो 1 हेल स्टॉर्म के लिए एफ निकालता हूं, एक हेल स्टॉर्म की बात कर रहा हूं, किसकी? एक की। कितने हेल स्टॉर्म्स होंगे? ध्यान से देखना, कितने हेल स्टॉर्म्स होंगे। यहां पर इन्होंने दे रखा है, टाइम को मैं 1 सेकेंड ले लूं, उसको मैं बाद में कैलकुलेट कर लूंगा कितने हेल स्टॉर्म्स होंगे। चलो पहले मैं एक हेल स्टॉर्म की बात करता हूं।
F इक्वल्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, समझते होगे, यानी एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। टाइम आपने पहले ही ले रखा है 1 सेकेंड, तो यहां पे 1 डाल दू। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, एक हेलस्टॉर्म का मास कितना मान लिया मैंने, एम मान लिया, एम मान लिया, तो मैंने एम मास मान लिया। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी टकराने के बाद, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अच्छा ये नीचे गिर रहा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, नीचे की तरफ थी, तो -20। तो 0 माइनस -20, टाइम कितना है 1। तो एक हेलस्टॉर्म पे फोर्स कितनी आ गई, 20 इंटू एम। याद रखना 20 इंटू एम। ये किसकी फोर्स है, एक हेलस्टॉर्म की, एक ओले की फोर्स है। कितने ओले हैं हमारे पास, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड का 1 सेकेंड है। एरिया उसने बोला था अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा तो इतने हेलस्टॉर्म्स होंगे, बट हमारे पास है कितना एरिया, 10 इंटू 10, तो ये स्क्वायर है 10 इंटू 10, तो एरिया कितना हो गया भाई, हमारा एरिया हो गया 100 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया हमारा। अगर ये एरिया हो गया, ये हटा दे रहा हूं मैं यहां से, ये अगर मेरा एरिया हो गया, तो मेरे पास हेलस्टॉर्म्स, टोटल हेलस्टॉर्म्स कितने हो गए, टोटल कितने हो गए भाई, इतने टाइम में और इतने एरिया में इतने थे, तो इतना टाइम तो वही है अभी भी, बट एरिया कितना टाइम्स हो गया 100, तो कितने हो जाएंगे, जो थे उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं 100, तो इतने हेलस्टॉर्म्स है मेरे पास। और एक का मोमेंटम चेंज कितना है, इतना, तो इतने का कितना हो जाएगा टोटल मोमेंटम चेंज। तो कितने हेलस्टॉर्म्स, ये हो गए मेरे टोटल हेलस्टॉर्म्स। लिख दूं अगर मैं इसको, 2 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया, कितने हो गए भाई, ये क्लियर हो गया, ये हमारे पास हेलस्टॉर्म्स आ गया आपके। अब ये आ गया हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ हेलस्टॉर्म्स हो गए। एक की वजह से अगर 20 एम है, तो सबकी वजह से कितना होगा, एफ नेट, एफ टोटल लिख रहा हूं मैं, एफ टोटल। तो मैं क्या करूं, 1 2 3 4 5, ये यहां से वैल्यू उठाई मैंने, 2 इंटू 10 की पावर 5 मतलब 5 0, 1 2 3 4 5 इंटू, एक की वजह से इतना है तो इतनी की वजह से कितना हो जाएगा, इसमें 20 एम का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे मास भी चाहिए होगा। अब मास कहां से आएगा, इसको मैं एक बार करके लिख दे रहा हूं कि कितना आएगा, 2 2 4 इंटू 10 की पावर 6। अब मास कहां से आएगा, अब मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी गिवन है भाई आपको 900। अब वॉल्यूम कितनी है इसकी, शुरुआत में दे रखा है ना, हेलस्टॉर्म गोल होता है ना, ओला गोल होता है, और उसका डायमीटर दे रखा है, ये रहा उसका डायमीटर। अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, रेडियस। तो वॉल्यूम कितना होता है हेलस्टॉर्म का, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि वो स्फीयर के शेप में होता है। तो इसका मास ये आ जाएगा 900 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। व्हाट इज आर, 0.5। देखो डायमीटर ये रहा 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब, ये आ गया मेरा मास, ये क्यूब हो रहा है। अब मैं इस पूरे को उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा इनटू ये जो मास मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब मेरा एफ टोटल आ जाएगा। ध्यान से देखना, 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 900 इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लेना, you will get your answer to be f total will be 1900. Okay, so this is the end of this video. Okay, then bye.